आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक थे चरक, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विद्वान चरक थे। ठीक है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान थे। कुषाण मूलतः निवासी थे, चीनी तुर्किस्तान के। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। खगोलविद बारामिहिर और कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। ठीक है, इसके बाद भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। तो सातवाहन शासकों ने। कनिष्क जो है कुषाण वंश से था। शक युग का आरंभ जो है 78 ईसा पूर्व में हुआ। इसके बाद कुषाण शासकों में सबसे मशहूर थे कनिष्क। ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा अभिलेख कनिष्क राजा खारवेल ने बनाया था। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल से संबंधित था। कालिदास के मालविका अग्निमित्र जो था वो पुष्यमित्र का पुत्र था। ठीक है, अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र का पुत्र था। शिमुक जो है सातवाहन का संस्थापक था। कादर्मक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ प्राचीन सिक्के ताम्र धातु में ढाले थे। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहनों का। खारवेल के विषय में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से ही मिलती है। राजवंशों का सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। ठीक, ऑप्शन में ऐसा सातवाहन रहा होगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली वंश था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अमरावती थी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईसा पूर्व, 81 ईस्वी है। ठीक है, 81 ईस्वी। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है कनिष्क में। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख काठियावाड़ का रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। ये सुदर्शन झील वाला ही अभिलेख है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। बिना बेगार सुदर्शन झील का निर्माण जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन ने। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, अशोक, स्कंदगुप्त, ये सब जो है सुदर्शन झील से संबंधित है। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। शुंग राजवंश के समय ये लोग फले फूले थे। ठीक है, पाणिनि और पतंजलि। पाणिनि ने देखिए अष्टाध्यायी लिखी थी और पतंजलि ने उसी पे टीका लिखी थी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। पतंजलि के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य देखिए पतंजलि ने लिखा है। ये पाणिनि की अष्टाध्यायी पे टीका थी। विक्रम संवत में अंतर है 135 वर्षों का। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट वहदरथ का सेनापति था, नए राजा की हत्या कर दी और नए राजवंश की स्थापना की, शुंग राजवंश की। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कनिष्क ने कुंडलवन में किया था। निंगथौजा राजवंश ये मणिपुर में था। ठीक है, जैसे अहोम राजवंश था नॉर्थ ईस्ट में ही, वैसे ही मणिपुर में निंगथौजा राजवंश था। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, एसएससी एमटीएस में सवाल पूछा है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। उड़ीसा के उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख उत्तीर्ण करवाया किसने? खारवेल ने। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। एका ब्राह्मण गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सातवाहन वंश से थे। उससे सही सुमेलित करना है। डेमेट्रियस हिंदी यूनानी था। रुद्रदामन शक था। ठीक है, गोंडोफर्नीच पहलव था और वेमकटिसस कुषाण था। तो इसका ये भारत में आक्रमण का जो क्रम था वो भी यही था। ठीक है, मौर्योत्तर काल में भारत पे आक्रमण का क्रम था। पहले हिंदू यूनानी ने आक्रमण किया, फिर शक आए, फिर पहल आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। ठीक है, तो यही क्रम भी था।
इसके बाद प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण है जैसे, तो मध्य प्रदेश में विदिशा के पास वेशनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ हेलियोडोरस का है। इंडिया संबोधित करते थे यूनानी। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए स्ट्रेटो सेकंड। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है विम कटफिसस। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था पोरुष, ये पुरु। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने पर भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्री ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया मगस। विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए, कौन था? सेल्यूकस निकेटस। 130-150 ईस्वी में भारत का शक शासक कौन था? रुद्रदामन था। सिकंदर ने हाइडेस्पेज युद्ध में किसको हराया? पोरस को। यही हाइडेस्पेज के युद्ध में, यही झेलम नदी के तट वाले जो युद्ध है, यही युद्ध था। प्रथम हुर शासक 458 ईस्वी में। किसने राजा हान हो 30 से युद्ध किया जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया? कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने कार्य किया था। इसके बाद संगम युग पे कुछ सवाल हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। ठीक है, जैसे मलयालम आज केरल में बोली जाती है। संगम युग में ये 3 थे, चेर, चोल, पांडे। ठीक है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण कराया था राजेंद्र फर्स्ट ने। तो राजेंद्र फर्स्ट जो था वो चोल शासक था ना। तो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं में दान दिए जाने वाले भूमि को कहा जाता था पल्लिश्छादनम, पल्लिश्छादम। ठीक है, संगम साहित्य की रचना हुई तमिल में। चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था। किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? चोलों ने। अब दक्षिण पूर्व एशिया में चोलों ने कई बार हमला भी किया। बंगाल की खाड़ी को चोलों की खाड़ी भी बोला जाता था। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्रदान की पांड्यों ने। पूर्वी चोल शासकों में सबसे महान माना जाता है करिकाल को। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पे। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने तमिलनाडु और केरल पे शासन किया था। संगम ग्रंथ तोलकापियम आधारित है व्याकरण पर। ठीक है, और तोलकापियार ने इसको लिखा था। तमिल ग्रंथ लघुवेद की संज्ञा दी जाती है कुरल को। ठीक है, कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी जाती है और कुरल किसने लिखा था? तिरुवल्लुवर ने। तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर ने। फिर इसके बाद शिल्पाधिकारम के लेखक है इंग्लो आदिगल। ठीक है, इंग्लो केवल लिखा है इन्होंने, इंग्लो आदिगल इनका पूरा नाम है। और शिल्पाधिकारम का नेक्स्ट पार्ट है मणिमेखले। ठीक है, तो मणिमेखले लिखा था शीतले सत्यनारायण ने। ठीक है, ये भी एक ग्रंथ है मणिमेखले। तो इसको लिखा था शीतले सत्यनारायण ने। ये नेक्स्ट पार्ट ही था इसका, शिल्पाधिकारम का नेक्स्ट पार्ट था। इसके बाद तृतीय संगम हुआ मदुरै में। देखो तीनों संगम ही मदुरै में हुए थे। ठीक है, वो पूछा तृतीय है, तीनों संगम मदुरै में हुए थे। किस राज्य में गोट्टी प्रोलो नामक पुरातत्व स्थल स्थित है जो कि प्राचीन काल में समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण देता है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वैष्णव मंदिर जिसे चोल शासकों ने संरक्षण में नहीं बनाया। गोंडेश्वर मंदिर, सिन्नार। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध थे, चोल। चोलगंग नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा
राजराज फर्स्ट ने, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला है? कोरोमंडल और दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के शासनकाल में वारियम उद्यान का प्रशासन कौन देखता था? पट्टवारियम। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे स्त्रियां और पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो राजराज प्रथम थे। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कोलोतुंग फर्स्ट नाम था। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कोलोतुंग फर्स्ट में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध कब किसके बीच में हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन तथा भारत के संबंध का विवरण दिया है? हेनसांग। किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्य द्वारा। मत विलास प्रहसन किसने लिखा है? तो महेंद्र वर्मन ने। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरण के लिए। प्रसिद्ध कवि, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास जो प्रसिद्ध कवि थे, पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख में इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, एहोल अभिलेख में। और एहोल अभिलेख में ही इस बात का उल्लेख हुआ है जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन सेकंड और हर्ष के बीच में, जिसमें हर्ष जो है हर्ष को हरा दिया था पुलकेशिन सेकंड ने। तो इसी अभिलेख में उसकी बात हुई है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष जो है 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दांडिन किसके सभा में रहते थे? तो पल्लव की सभा में। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, तो नरसिंह वर्मन सेकंड। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना है राजराज के द्वारा। होसले साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र। राजा सिंह विष्णु किस वंश के थे? तो पल्लव वंश के। पुलकेशिन फर्स्ट और सेकंड नामक शासक चालुक्य वंश के थे। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश के थे। 7वीं 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, तो पल्लवों की थी। पल्लव वंश के राजा संस्कृत नाटक भी लिखते थे। कौन थे? तो महेंद्र वर्मन। इन्होंने ही जो है ये मत विलास प्रहसन लिखा था। चोल राजवंश के अंतिम शासक राजेंद्र चोल थर्ड। किस चोल शासक ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की? तो राजराज ने। भारतीय राजा जिसने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? राजेंद्र चोल। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया, तो तंजावुर में बना है ये राजराज के द्वारा। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि ली थी? तो राजराज फर्स्ट ने। प्रारंभ में किसने कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे? तो राष्ट्रकूट। चोल राजा राजराज फर्स्ट गद्दी पर बैठे 985 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान कराया जिसे शाब्दिक रूप से कहा जाता है हिरण्यगर्भ। चोल प्रशासन में सभा, ठीक है, गांव का सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। ठीक है, सभा ही सही है। किस शहर में पांड्य राजाओं की राजधानी है? मदुरै। सभा और 2 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है इसमें, तो ये चोल में। एहोल किसकी राजधानी है? चालुक्यों की। रवि कीर्ति चालुक्य के शासक के दरबारी कवि थे, तो पुलकेशिन के। किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलया पर आक्रमण किया? चोल ने। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय में। विक्रमादित्य फिफ्थ ने जिसके दरबारी नहीं 6 है, विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि विल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी, किस राजवंश के शासक थे? चालुक्य के। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में भारतीय राज्य में है, तो कर्नाटक में। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक ने एक नवीन आंदोलन का उद्भव किया जिसका नेतृत्व बसवन्ना ने किया था। तो बसवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य में दरबार में मंत्री थे। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की थी। बादामी वंश की सबसे पुरानी राजधानी चालुक्य राजवंश थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक, चोल वंश का पहला राजा राजेंद्र फर्स्ट।
कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थिरुक्कुमकुर भारत में केरल राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। ठीक है, कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थिरुक्कुमकुर ये जो है केरल में अल्पकालिक राज्य थे। आइए सही सुमेलित करते हैं इसमें। तो राजराज जो है 985 है कि राजाधिराज प्रथम राजराज जो है 985 से 1015 तक, राजराज प्रथम 1044 से 1052 तक, कोलोतुंग 1070 से 1120 तक और विक्रम चोल जो है 1120 से 1113 तक। तो ये चोल वंश के शासक हैं जिनका क्रम है। फिर इसके बाद राजवंश है, उनकी राजधानी पल्लव की राजधानी कांची थी, कदम की बनवासी, पांड्य की मदुरै, काकतीय की वारंगल। और पल्लव वंश की राजधानी कांची, पांड्य की मदुरै, यादव की देवगिरी और काकतीय की वारंगल। तो ये रिपीट सवाल थे काफी। नमस्कार दोस्तों, उदय अकेडमी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन भारत का ये वीडियो है। मौर्योत्तर काल तक हम लोगों ने देख लिया था, पाषाण काल से मौर्योत्तर काल तक। उसके आगे गुप्त काल हम लोग देख लेते हैं आज। तो अगला स्टेटमेंट है कि वह शासक जिसके दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय नेपोलियन माना जाता है समुद्रगुप्त को। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम चांदी के सिक्के है ये। इसके बाद गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना मिलता है अजंता चित्रकारी से। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किसने किया था? फाहियान ने। तो मौर्य काल में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। ठीक है, वो यूनान से आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में फाहियान आया था। इसके बाद वह शासक जिसके दरबारी कवि हरिशेण थे, तो समुद्रगुप्त। हरिशेण ही था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति में इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये कौशाम्बी में स्थित था, एक स्तंभ लेख है कौशाम्बी में स्थित। और इसको बाद में इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित किया गया था। और इसमें 4 राजाओं के लेख हैं। पहले अशोक का भी था इसी में, मतलब अशोक का भी था उसी पर प्रयाग प्रशस्ति। फिर इसके बाद 2 राजाओं का और उसमें लेख है। इसके बाद भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके दरबार में चिकित्सक थे धन्वंतरी। तो धन्वंतरी गुप्त काल में थे। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि धन्वंतरी किस काल में थे? गुप्त काल में थे। अच्छा, ये जो सवाल पूछे इसमें दिया था कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा चांदी। ठीक है, चांदी गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को दीनार बोला जाता था। ठीक है, दीनार। तो ये ऑप्शन के हिसाब से चांदी होगा, वरना इससे पहले से चांदी के सिक्के तो चल ही रहे थे। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता एक्चुअली गुप्त काल गुप्त साम्राज्य में इन्होंने शासन नहीं किया था। इनकी शादी जो है वाकाटक नरेश से हुई थी। एक वाकाटक राज्य के शासक थे, उनसे इनकी शादी हुई थी। रुद्रसेन सेकंड से। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। इनके बारे में बहुत सवाल पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी ये, और इनकी शादी जो है रुद्र सेकंड से हुई थी, वाकाटक नरेश से। तो रुद्र सेकंड की जो शादी के बाद रुद्र सेकंड की मृत्यु काफ़ी जल्दी हो गई थी, तब इनको जो है शासन संभालना पड़ा था। तो इन्होंने अपने पुत्रों की संरक्षिका के तौर पे काम किया था प्रभावती गुप्त ने, और काफ़ी कुशल शासन किया था। तो इनको संभवतः प्रथम साम्राज्ञी बोला जाता है भारत की। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, किसकी उपलब्धियों के बारे में बताता है? तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त की। तो यही मैं बता रहा था कि समुद्रगुप्त, ये हरिशेण ने लिखा था इसको, और हरिशेण ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताया।
उन्होंने कितने राजाओं को हराया, कहाँ कहाँ पे शासन किया, ये सब चीज़ें उसमें थी। भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान आर्यभट्ट ने दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक कौन थे? बराहमिर बोलते हैं। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? तो यही प्रभावती गुप्ता। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, प्रभावती इसको बहुत पूछता है। विक्रमादित्य प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है। मेघदूत किसकी कृति है? कालिदास की। ठीक है, तो कालिदास ने मेघदूत लिखा था, विक्रमोर्वशीयम लिखा था, और भी कई कृतियां इन्होंने लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त वंश के शासकों की उपलब्धियां लिखी हुई है। प्रशस्ति में, सॉरी, केवल प्रशस्ति। गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से समुद्रगुप्त एक अच्छा बीड़ा वाला था। इनका एक सिक्का मिला है जिसमें इन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो इसी से अनुमान लगाया गया कि कुशल बीड़ा वादक थे। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो कला एवं संस्कृति के रूप का काफी काम हुआ था इनके इस काल में, कला संस्कृति का। ठीक है, और काफी अच्छे कृतियां लिखी गई, जैसे कालिदास थे, जिनके नवरत्न थे वो काफी, बराहमिहिर जैसे, धन्वंतरी जैसे विद्वान थे, गुप्त काल में ही थे। तो कला संस्कृति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, लेखन में, तो हर चीज में काफी उन्नति की थी इस काल में, तो इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, नालंदा की स्थापना। इससे पहले तक्षशिला की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, और नालंदा की स्थापना फिर कुमारगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था। पाटलिपुत्र नगर गुप्त वंश की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र गुप्त की राजधानी थी। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त काल के दौरान चीन के फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। ये फाहियान ही चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। भीतरी स्तंभलेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, और भीतरी कहाँ है? ये गाजीपुर में है। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त फर्स्ट। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण चंद्रगुप्त सेकंड की रजत मुद्राएं हैं। ठीक है, रजत मुद्राएं मतलब चांदी की मुद्राएं। तो चांदी की मुद्राओं से पता चलता है कि शक शासक को हराया था इन्होंने। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिन्होंने हूणों को हराया था स्कंदगुप्त। तो शक विजेता चंद्रगुप्त सेकंड है, हूणों को हराया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। अच्छा सॉरी, मैं गलती से चांदी की मुद्राओं को दीनार बता गया था। दीनार बोला जाता था स्वर्ण मुद्रा को। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा को दीनार बोला जाता था। गुप्त अभिलेख में दीनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। इसमें दीनार जिसका वाचक है, देखिए दीनार तो स्वर्ण मुद्रा को ही बोला जाता था, और चांदी की मैं गलती से बता गया था दीनार, लेकिन चांदी को बोला जाता था, चांदी की मुद्रा को रूपक। ठीक है, और ये कांस्य के सिक्के का इसमें ये गलत है, दीनार कांस्य का सिक्का तो नहीं था। ठीक है, अगला देख लेते हैं 437-38।
ये बीईओ में एक सवाल पूछा है, ये चांदी वाला। यूपी तो कैसे भी काफ़ी सवाल गलत बनाता ही है, तो उन्होंने भी ये सवाल गलत ही बनाया होगा। 437-38 में मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, तो ये किया था रेशम बुनकरों के द्वारा। ठीक है, मंदसौर अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि रेशम बुनकर की श्रेणी, जो रेशम बुनकरों के उस समय व्यापारिक संघ को श्रेणी बोला जाता था, तो रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है उसने भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किया है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा जो है गुप्त काल से है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य। राजवंश को हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलन हुआ। गुप्त को मतलब गुप्त के समय पे ही हूणों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था, तो ये जो है गुप्त ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। अधोलिखित गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा थी सांख्य। ठीक है, और सांख्य के प्रतिपादक थे, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल। ठीक है, कपिल मुनि। इसके बाद है कर्म का सिद्धांत मीमांसा। योग का सिद्धांत पतंजलि ने दिया था। न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम ऋषि। भारत में आस्तिक नास्तिक संप्रदाय का विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है, भारत में दो तरह के दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन में ये जो 6 दर्शन आते हैं, षट दर्शन, ये आस्तिक दर्शन है। षट दर्शन जो है ये आस्तिक हैं। नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? बौद्ध हैं, जैन हैं। ठीक है, और नास्तिक में बौद्ध हैं, जैन हैं और वो चावाक दर्शन है जैसे। तो ये 3-4 दर्शन है जो नास्तिकों में आते हैं। तो 6 दर्शन जो आस्तिकों के आस्तिक दर्शन है, इसमें सांख्य, न्याय और वैशेषिक और योग दर्शन और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, तो ये 6 दर्शन है। ठीक है, तो इन्हीं की वो बात कर रहा है आस्तिक और नास्तिक में। ठीक है, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, वेदों के आधार पर ही इन्हें आस्तिक नास्तिक जो है, नास्तिक दर्शनों ने वेदों को आलोचना की है। कामरूप में वैदिक दर्शन को लोकप्रिय बनाया था शंकरदेव ने। गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम का नायक कौन था? अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में। ठीक है, दासमुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया गया था नारद में, नारद स्मृति। पुंडरीक भुक्ति अवस्थित है उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल में है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय संदर्भ है एरण में। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख मिलता है रेशम बुनकर से। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। जैसा कि ऊपर डिस्कशन था कि प्रयाग प्रशस्ति में कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो अशोक का है, अशोक के बाद आगे वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व सौंपा गया, समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में जाना जाता है।
गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। वाकाटक वंश का सीधा संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से है। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। इसमें मतलब इस सवाल में माता पिता का नाम पूछा है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की बेटी थी। इसके बाद ताम्रलिप्ति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति का अर्थ होता है प्रांत। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि का अर्थ होता है प्रशासनिक इकाई। गुप्त शासक ने चंद्रगुप्त फर्स्ट से लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया। ऐसा मतलब चंद्रगुप्त ने फर्स्ट ने, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने लिच्छवी वंश में शादी की थी, ऐसा सवाल है। 319 से 550 ईस्वी के बीच पे भारत में गुप्त वंश ने शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त है। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की चंद्रगुप्त था। गुप्त शासकों ने हाल्युकर नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला पहला कर था। चीनी यात्री शुनयुन भारत आया 518 ईस्वी में। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री शुनयुन थे। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज नई राजधानी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, तो हर्षवर्धन के काल में राजधानी बनी थी कन्नौज। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेश्वर, तो थानेश्वर से इन्होंने कन्नौज बनाई थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज बनी। पाल वंश के प्रथम शासक थे गोपाल। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। ये 5 इंडीज कौन थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, इतने क्षेत्र पर हर्षवर्धन का शासन था। वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन आयोजित किया, प्रयाग में। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन शासक था थानेश्वर का। ये मैं कह रहा था, पहले इनकी राजधानी जो थी, मतलब इनके पिता के समय पे और बाद में हर्षवर्धन के भी शासनकाल में कुछ समय तक थानेश्वर ही राजधानी थी। फिर कन्नौज में राजधानी जो है इन्होंने स्थानांतरित कर ली थी। हर्षवर्धन से संबंधित है पुष्यभूति वंश। रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, मतलब एहोल अभिलेख से ही पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में हराया था, और युद्ध नर्मदा नदी के किनारे पे हुआ था। ये नदी का नाम भी पूछता है कि कौन सी नदी थी, तो नर्मदा नदी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में जुआन आन वेनसांग आया। ठीक है, जुआन आन जो है वेनसांग आया था। इसी को मतलब जुआनांग भी नाम था, हेनसांग भी नाम था। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। चीनी यात्री हेनसांग के समय भारत आया हर्षवर्धन। एक चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध धर्मों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो हेनसांग ही है। मतलब अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि हर्षवर्धन के समय पे कौन आया था, तो हेनसांग आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था, तो फाहियान आया था। ठीक है, तो ये है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसकी बात कर रहा है ये, त्रिपक्षीय संघर्ष की। ठीक है, तो इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट थे। तो हर्षवर्धन का जब पतन होता है तो इन तीनों ने कन्नौज पर संघर्ष के लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग जो था वो नालंदा आया और नालंदा में छात्र एवं शिक्षक दोनों रूप में रहा। बाणभट्ट के दरबारी कवि, बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं सदी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत में अंधे युग के रूप में माना जाता है। अंधे युग के
अंधकार का युग कह लो या इस तरह से। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के काल के बाद के युग को अंधकार का युग कहा जाता है। चीनी यात्री इत्सिंग ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष रुककर संस्कृत सीखता है। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद इत्सिंग आया था। ठीक है, सॉरी, हेनसांग के बाद इत्सिंग आया था। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। सबसे प्रसिद्ध पशुचार और जनजातीय मंगोल बसे हुए थे कहाँ? तो मंगोलों का संबंध कहाँ से है? मध्य एशिया से है। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का था। ठीक है, विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्य शासक का उल्लेख किया है? तो बृहदत्त का। ठीक है, तो हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने। राजा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, तो कौन कौन से राजा थे जिनको प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो एक तो गोपाल था, पाल वंश का, और नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल, तो ये थे जिनको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं थी, अमरावती स्तूप है जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं थी। और ये सवाल है, स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं, तो अमरावती और नागार्जुन कोंडा, ये दोनों सवाल एक ही हैं और ये परीक्षा भी एक ही में पूछा गया है। ठीक है, तो आर्यक स्तंभ से संबंधित अमरावती, नागार्जुन कोंडा है दोनों। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो प्रवरसेन था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ था? गुजरात में था, वल्लभ नामक जगह पे। 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश कहाँ शासक कर रहा था? तो लाट में ये शासन कर रहे थे। कदम्बों की राजधानी बनवासी, गोवा। ठीक है, प्रतिहार अभिलेख के संदर्भित सिक्कों का नाम द्रंब। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किसने किया था? हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, तो महान धार्मिक सम्मेलन थे कन्नौज में और प्रयाग में। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग ने भारत की यात्रा की। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्ष ने युद्ध की घोषणा की, तो शशांक जो है गौड़ वंशीय शासक था, बंगाल में इसका शासन था गौड़ वंश का। बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। ठीक है, वही हर्षचरित। हर्षचरित कन्नौज के शासन की जीवनी है, बाणभट्ट ने लिखी थी। तो कितनी बार रिपीट होता है ये सवाल? चीनी तीर्थयात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था, ठीक है, वह हेनसांग था। चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। 618 ईस्वी में पुलकेशिन ने हर्ष को हरा दिया था। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया, तो इसके भाई का नाम था राज्यवर्धन। ठीक है, तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज के सिंहासन पे स्थापित किया था। मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है, कादरी मंजुनाथ मंदिर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगाए जाने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री थे भास्कराचार्य। अब देखिए, ये आरो 21 में पूछा है सवाल, और राजाओं का क्रम था, मतलब विदेशी यात्रियों का क्रम था। तो फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त के समय पे आया था, 399 से 414 ईस्वी, चंद्रगुप्त सेकंड के समय पे। ठीक है, फिर हेनसांग आया 629-45 में, फिर इत्सिंग आया 671 में, उसके कुछ ही समय बाद फिर अलमसूदी आया 615 और 916। अब इसके बाद जैसे अलबरूनी दे देगा, तो इसके बाद अलबरूनी आएगा, अलबरूनी गजनवी के समय पे। तो अलबरूनी का भी याद रखिए, क्योंकि हाल ही में एक एग्जाम में अलबरूनी भी पूछा है। ठीक है, अलबरूनी, तो ये अलमसूदी के बाद अलबरूनी आया था। फिर एक है